बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। शॉर्टकट वो फार्मूला है जिसकी बदौलत वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन तवील मुद्दती मंसूबे में इसका कोई किरदार नज़र नहीं आता। सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम का इंतखाब किया वो रोज़ अव्वल ही से तनकीद के निश्तर बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इस पर हतमी ज़रब चैम्पियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने लगाई। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को विकेटें लेने और रन रोकने से ज़्यादा फिक्र इस बात की रही कि 4 फास्ट बॉलर के अलावा बाकिया 10 ओवर किसी तरह पूरे कर लिया जाएं। लेकिन हालिया 2 बरसों में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दौरे करने वाली न्यूजीलैंड की टीम ग्रीन शर्ट्स की रग रग से वाकिफ़ हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद रिजवान 11 को तिफले मकतब की तरह ही ट्रीट किया और डेथ ओवर्स में रन्स के अंबार लगा दिए। सवाल सिर्फ बॉलिंग पर होता तो ठीक, लेकिन 321 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के टॉप बैटर्स ने टुक टुक करने का नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये शिकस्त ने सिर्फ सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर ही नहीं सवाल उठाए, बल्कि पूरे निज़ाम को झंझोड़ कर रख दिया है। चैम्पियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान की शिकस्त पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद है टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। खुशामदीद कहते हैं आपको। अहमद, आपको शो में गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि मुसलसल जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर तो आप हैं। पाकिस्तान आपने टीम की शिकस्त पर भरपूर तज़िया भी पेश किया। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जितना गुस्सा और गम हम शिकस्त पर निकाल देते हैं, इसका कोई हल है? इसका हल क्या होना चाहिए? हल तो जब से हम पिछले वर्ल्ड कप से बैठे हुए हैं, हल ही बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपने राइट लोगों को जॉब पे लेके आना है। आपने खाना पूरियां नहीं करनी है। आपने बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे से काम स्टार्ट करने और वहां मेरिट प्रिवेल कराना है। वहां की आप कोचिंग देखें, वहां का कोचिंग कैलिबर देखें अपने डोमेस्टिक का नीचे, और वहां देखें कि खांचे क्या क्या है। पहले वहां से आप चीजें ठीक करेंगे, उसके बाद आप डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, वहां के पिचेस बेहतर करेंगे, वहां पे पैसे बेहतर करेंगे, वहां की अंपायरिंग बेहतर करेंगे, वहां के कोचेस को मेक श्योर करेंगे उनको बात करना सिखाई जाए। क्रिकेट की कोचिंग तो दूर की बात है, पहले उनको बात करना सिखाएं। फिर वहां से आप ऊपर आते हैं। आप ऊपर आके देखते हैं कि आपके मसले कहाँ पे हैं। आप वो मसले रेक्टिफाई करते हैं और उसके बाद उस पर काम करते हैं। आप ये करते हैं बजाय कि ये चीजें करने के कि आप अपने मसले रेक्टिफाई करें। आप ये देखते हैं कि कौन कौन सीनियर एक्स प्लेयर्स बैठा हुआ है टीवियों पे, उनका मुंह कैसे बंद कराना है, उनके लिए कौन सी जॉब निकालनी है। आप पाकिस्तान कप का नारा लगा देते हैं। आप उस पर कहते हैं कि ये देखना इस टूर्नामेंट के बाद, 1 साल पहले आपने बोला था 2 महीने के अंदर पाकिस्तान की किस्मत कैसे बदलती है। उसके बाद आप 5 मेंटोर्स लेके आते हैं, 50-50 लाख तनख्वाहें देते हैं। ना तो वो उस टूर्नामेंट से कुछ निकाल पाए, ना अभी तक इस वर्ल्ड कप में हमें कोई भी प्लेयर देखने के लिए मिला। उसके बाद वही टूर्नामेंट के वो जो प्लेयर 5-5 लाख 50-50 लाख पे आप रखते हैं, वो आगे से अपने लाइक माइंडेड अपने यारों दोस्तों की एक टीम बना लेते हैं। 8 ग्रुप के मेंबर जो है ना वो रख लेते हैं उनके अंदर एक टीम में, और उसके बाद वही जो उनके सरबराह होते हैं वो कभी अमेरिका चैरिटी के लिए जा रहे होते हैं, कभी कोई लीग खेलने जा रहा होता है, कभी कोई कहां बैठा होता है। और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी आप देखेंगे मेंटोर्स, कितने मेंटोर्स हैं, उनको आप 3 से 4 जो है टीवियों पे बैठे होंगे, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। जाहिर बात है जब आप पीसीबी से तनख्वाह ले रहे हैं और 50-50 लाख माहाना ले रहे हैं, फिर आप ये भी जिद करते हैं कि जो टीम जीते उसके मेंटोर को भी 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, और फिर आप टीवियों में बैठ के डैमेज कंट्रोल करते हैं। आज जब वो लोग पानी पी रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे पीसीबी की, तो उन्हें पीसीबी में कोई गलती नजर नहीं आ रही होगी। तो जब तक आप ये सिस्टम दूर नहीं करेंगे, लोगों के मुंह बंद करवाने की बजाय राइट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे जो वाकई रिक्वायरमेंट है, ये रिजल्ट आपकी जान छोड़ेंगे नहीं। और ये याद रखिएगा, ये रिजल्ट 2 मैचों से नहीं बदलते आया भाई। 1 या 2 मैचेस हार या जीत से आपकी टीम अच्छी या बुरी नहीं हो जाती। इट्स द ओवरऑल, और ओवरऑल जो आपकी रैंकिंग्स हैं वो चीख चीख के बोल रही हैं कि आपका पूरे का पूरा निजाम गलत हो गया, आपकी क्रिकेट उठने का नाम ले नहीं रही है। ये वो वजूहात है कि जब तक आप मेरिट प्रिवेल नहीं करेंगे, राइट लोग जो राइट जॉब के लिए वो नहीं लाएंगे, और अपने जानशीन जो आप हर इंसान अपना साथ लेके आता है पीछे से, जब तक आप वो आपके जो कान में खुसफुसे करते हैं लोगों के सामने, लोगों के लिए एक परसेप्शन जो डेवलप कर दी जाती है, जब तक इन लोगों से बाहर नहीं निकलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल होता रहेगा। अच्छा, हाल तो इस वक्त मेहमद ख़राब है। चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 60 रन से हमको शिकस्त हुई है, उसकी रिकवरी के हवाले से। और जब हम उड़ान ले रहे थे दुबई की, अब तो खैर टीम दुबई पहुंच भी चुकी है,
तो हम एक अहम खिलाड़ी से महरूम हो गए। फ़खर जमान साहब अब हमारे साथ नहीं हैं और उनकी जगह हमने इमामुल हक को ले लिया। तो मुझे ये बताइए कि क्रिकेट बोर्ड चल कैसे रहा है? ये फ़खर जमान थे, आपने इनको 3 टूर में साइडलाइन लगाया हुआ था, फिर इनकी फ़िटनेस के ऊपर बात हुई, वो अब आके अनफिट हो गए, इसका मतलब कि आपने उनको सही बाहर किया हुआ था। अब आप इमामुल हक साहब को लेकर आए हैं। पहले आपने कहा कि जी डिसिप्लिन के मामला था इनका, ये साइड मैच में कैप्टन थे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, तीसरे दिन ये ग्राउंड पर ही नहीं थे। फिर इनकी फ़िटनेस के ऊपर आपको जो है वो कंसर्न था। अब आपने इनको शाहीन के मैच में 90+ करने पर जो है वो टीम में डाल लिया है। पहले ही हम सवाल कर रहे थे कि तैयब ताहिर, कामरान गुलाम और उसके साथ सऊद शकील एक जैसे खेलने वाले प्लेयर हैं। अभी हम इस बात को रो रहे हैं कि हमने जो है वो 161 डॉट गेंदें खेली हैं और 82 डॉट गेंदें खेली हैं। बाबर आजम साहब और फ़खर जमान साहब ने जो हमारी नाकामी का असल महरिक बने हैं। अब आपने उस खिलाड़ी को टीम में ओपनर लिया है जिसके बारे में आम तासुर यही है कि वो ज़्यादा गेंदें खेलता है, रन कम बनाता है। यही इनका विजन है के लोग इन्होंने ला के रखे के अंदर। ये जो लोग बैठे हैं, असद शफीक है, अजहर अली है, इतनी क्रिकेट खेली है यार, उसके बाद आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं चीजों के लिए। आप यस मैन बने हुए, आपकी कोई से नहीं है और आप तखिब करके भेज रहे हैं। हर आए दिन कोई तब्दीली है। देखिए पैसे क्या है भाई जिंदगी में, इंटरनेशनल प्लेयर के और इनके पास भी होंगे, लेकिन इंसान को कोई गैरत शो करनी चाहिए, कोई स्टैंड चीजों के ऊपर। जो सिलेक्शन इन्होंने किया इस पर कोई स्टैंड नहीं था। उसके बाद एक आपने ओपनर नहीं डाला, एक ओपनर से आप गए और बाबर आजम को आपने ऊपर ओपनर बना दिया। उसके बाद फखर को आपने इंजर्ड ही था तो भाई क्यों डाल लिया उसको, अगर पहले से ही वो इंजर्ड था। फिर आपने इमामुल हक को इसलिए नहीं रखा कि आपने उसको डिसिप्लिनरी बेसिस पे बाहर किया। जब आप डिसिप्लिनरी बेसिस पे किसी को बाहर करते हैं, आप कहते हैं कि टीम की खबरें बाहर निकालता है या इसकी वजह से लड़ाइयां हुई टीम के अंदर, ये सारी या स्लो खेल, तो आप उसको फिर कुछ भी हो जाए, आप अपने एक स्टांस पे ना आप हार जाते हैं, लेकिन एक अहमद यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये आपने जो लिया है इमामुल हक साहब को, 72 एक रोज़ा मैचों का इनका तजुर्बा है और 82.55 इनके रन बनाने की जो है वो स्ट्राइक रेट है और वनडे क्रिकेट में इन्होंने कई 100 भी कर रखे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम हारे हैं उसका जो बुनियादी वजह है कि हमने 10 ओवर में जिस तरह बैटिंग की है, हमारे 10 ओवर में 22 रन थे, हमारे 2 आउट थे। तो हमें अब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में जो है पहले 10 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने की ज़रूरत है। एक तरफ बाबर हैं और दूसरी तरफ अब इमामुल हक आ जाएंगे, तो रन कौन बनाएगा? जी वही बोल रहा हूँ कि आप फिर हार जाते हैं, लेकिन आप डिसिप्लिनरी बेसिस पे करते हैं ना और एक ओपनर के साथ जाना पसंद करते हैं, तो फिर आप कुछ भी करते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने जो डिसीजन पहले लिए वो खुद ही बैकफायर की और खुद ही अपने डिसीजन की मनफी की और दोबारा से इमामुल हक को वो लेके आ रहे हैं। इमाम की जो रिसेंट फॉर्म है वो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप फिर उसको शुरू में क्यों नहीं लेके गए? पहले ही लेके चले जाना चाहिए था। अब आपके हालात इस तरह के हैं, टीम कॉम्बिनेशन की ये बात करते हैं ना बड़े जोरों शोरों से, बड़े आइंस्टाइन है ये, वो कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है। तो फखर जमान बाहर हो गया, एक अटैकिंग प्लेयर बाहर हो गया, ऑलरेडी बाबर आजम जो है 80 बॉलों पे 50 कर रहा है और पूरा मैच उसने जो है ना नीचे लगा दी आपका न्यूजीलैंड वाला। अब उसके साथ आप एक और इस तरह का प्लेयर जो कन्वेंशनल प्लेयर है, जिसकी ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में सारे कन्वेंशनल प्लेयर हैं, कोई मैच बदलने वाला प्लेयर नहीं है। इसी वजह से फखर जमान की जो हाइप दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है कि वो एक इनसे डिफरेंट खेलता है, बेशक कंसिस्टेंट नहीं है, बेशक फिट नहीं है, लेकिन इनसे थोड़ा डिफरेंट खेलता है, जिसकी वजह से लोग सारे उसको पसंद करते हैं। लेकिन अब आप इमामुल हक को दोबारा से लेके आ रहे हैं तो ये दोनों प्लेयर एक ही तरह खेलने वाले हो जाएंगे, बाबर इमाम। फिर उसके बाद आप तीसरे नंबर पे देखेंगे सऊद शकील, वो भी इसी तरह खेलता है। फिर चौथे नंबर पे रिजवान, वो भी इसी तरह खेलता है। फिर आगा ने आगे थोड़ा वो इंटेंट शो किया, तो आपकी वन डायमेंशनल बैटिंग लाइनअप होती जा रही है। और इस बड़े मैच से पहले, पाक भारत टाकरे से पहले, आपकी टीम के जो ऑलरेडी हालात नजर आ रहे हैं वो बहुत नीचे हैं, बहुत अंडर प्रेशर है। आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपका सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, आपके सिलेक्टर्स एक्सपोज हो रहे हैं, आपके हेड कोच कप्तान एक्सपोज हो रहे हैं, आपके सीनियर प्लेयर्स जो बहुत साल से साथ इवेंट खेल गए, ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं। खाली बल्लेबाजों का कसूर नहीं था, मैच हरवाने में हमारा बॉलिंग भी उतनी जिम्मेदार है। मसला ये था कि जब आपने 3 आउट कर लिए थे,
उसके बाद आपको एक अटैकिंग ऑप्शन चाहिए था, एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए था। अगर उसामा मीर आपके पास होता तो वहां पे यंग या लेथम में से एक भी आउट होता, ना वो सेंचुरियां करते, ना 321 बनता। लेकिन आपने वहां पार्ट टाइम के बॉलर्स करवाते रहे, जिसकी वजह से आखिरी 10 ओवरों के अंदर इतना इतना रिवर्स हो रहा था। फिर भी आपके मेन बॉलर्स जो है उनकी इतनी पटाई लगती है कि वो 100+ रन खा रहे हैं। तो मेरा मतलब है, आप किस चीज को डिफेंड करने बैठेंगे यार भाई? हम ये जरूर कर सकते हैं, पसंद ना पसंद जिसकी जिसके साथ है वो उसको जो है ना बचाने की या रगड़ने की नहीं। ओवरऑल सारी चीजें खराब हैं। आपके वो प्लेयर्स जो 7-8 इवेंट खेल गए में हैं, उनकी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ थी। कुछ डिसीजंस आपके पास उन तक पड़े हुए थे पिछले वर्ल्ड कप के बाद, आकिब जावेद साहब ने वो नहीं लिए। हमने उनको पहले भी बोला था कि ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये प्लेयर्स पहले भी यही करते हैं, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े दिलगिरा अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और ख़ास से नाला दिखाई दे रहे हैं। और बात उनकी ठीक भी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड ने बिल्कुल उसी तरह मैच खेला जिस तरह उन्होंने 8 फरवरी 2025 को कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला था। आखिरी 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 113 रन न्यूजीलैंड की टीम हासिल करती है। आखिरी 5 ओवर में 13 रन फ़ी औसत से वो 65 रन हासिल करते हैं। और हमारे बड़े बड़े जो बॉलर हैं वो हसरत व यास की तस्वीर बने हुए थे, अपनी गेंदों को बाउंड्री लाइन जाता हुआ देख रहे थे। ना उनके पास यॉर्कर था, ना उनके पास बाउंसर था, ना उनके पास शॉर्ट बॉल था। इस पर अहमद से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। अहमद शहजाद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। अहमद शहजाद साहब, थोड़ा सा मैच की तरफ आ जाते हैं और जो टीम की परफॉर्मेंस है, जो मंसूबाबंदी है, वो सब कुछ सामने है। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि सिलेक्शन के ऊपर सवाल क्यों हो रहा है? जिन 3 खिलाड़ियों के सिलेक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उस्मान खान, फ़हीम अशरफ, वो तो प्लेइंग 11 में नहीं थे। और जिस प्लेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है, कल वो जो है वो मीडिया जोन में आए थे खुशदिल शाह साहब, और वो कह रहे थे यार खुदा की कसम खाकर मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो घर फ़ोन आया था और मेरी परफॉर्मेंस आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लीजिए, मुझ पर इतनी तनकीद हो रही है, पर्ची कहा जा रहा है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं शायद अगले सीरीज़ में टीम में भी ना हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी बोला कि यार आप मुझे रख लें, मुझे निकाल दें। तो ये खिलाड़ी के ख्यालात थे जिसने 49 गेंदों पर 65 रन बनाकर जो है वो पाकिस्तान टीम को 200 से ज़्यादा रन करने में मदद फराहम की। तो मुझे ये बताइए कि फिर सिलेक्शन में काहे को इतने सारे सवाल हो रहे हैं? बस सुनिए, फिर सिलेक्शन पे इसलिए हो रहे हैं, आप टीम फॉर्म करते हैं, उसके अंदर आप मेक श्योर करते हैं कि आपके पास सारे एस्पेक्ट्स कवर हो, हर एक चीज कवर, जिसके अंदर 3 ओपनर होते हैं। कन्वेंशनल जो सिलेक्शन होती है उसके अंदर 3 ओपनर इवेंट के अंदर लाजमी है, हर टीम के पास आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका जो प्रोसेस था, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंसेस से 5 प्लेयर आपने इंपोर्ट किए। यही जब आप अब चेंजिंग कर रहे हैं, आपने ऑलराउंडर जो रखा, आपने फ़हीम अशरफ को डाला आउट ऑफ नोवेयर, तो वो अब्बास कहाँ है जो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते थे? तो वो ऑप्शन आपके पास नहीं रही। उसके बाद एक स्पिनर, यही तो बोल रहे हैं कि जब पार्ट टाइम बॉलर्स आपके बॉलिंग कर रहे हैं और मुश्किल पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की है, खुशदिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खुशदिल का इसमें कोई कसूर नहीं है। मसला ये है कि खुशदिल की जगह वहां पे एक अटैकिंग ऑप्शन चाहिए था जो उस टाइम पे आपको बीच के अंदर विकेट लेके दे। अगर वहां पे आपके पास एक भी तगड़ा स्पिनर होता और एक विकेट आपको वहां विल यंग या लेथम से मिल जाता, आप कभी भी 321 पे पहुंचने देते न्यूजीलैंड को। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं, जिसकी बात ये नहीं है कि कौन खेला कौन नहीं। भाई बेंच के पास भी, अंदर भी तो आपके पास इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए ना जिसके साथ आप अच्छा कॉम्बिनेशन बना सके। तो ये डेफिनेटली सिलेक्शन का क्राइटेरिया बीच में जरूर आता है, इससे आप निकल पाएंगे नहीं कभी भी। भाई अहमद शहजाद साहब, हम बाबर आजम को रो रहे हैं, हम स्लो बैटिंग के हवाले से सवाल कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम शाह आए थे, उनके सामने भी हमने ये सवाल रखा था कि हम कहते हैं कि नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये पाकिस्तान की बॉलिंग का मान है, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट के अहम किरदार हैं। लेकिन आखिरी 4 एक रोज़ा मैचों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बहुत आसानी के साथ 300 रन खाए। और गुज़िश्ता रात के मैच की अगर मैं बात करता हूँ तो इन 3 बॉलर्स के 30 ओवर में हमने कुछ लगभग 214 रन दिए। इसके बरक्स बाकी जो हमने 20 ओवर थे उसमें 106 रन दिए। जिस अंदाज में शाहीन शाह अफरीदी को ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो लाहौर में अटैक किया था, कराची में भी उनको वैसे ही अटैक किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम कह रहे थे कि ये 3 के बगैर पाकिस्तान की बॉलिंग की तिकोन नहीं बनती, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है
और हमारे ड्रेसिंग रूम में आकिब जावेद साहब हेड कोच और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद दोनों बॉलर हैं, वो क्या बता रहे हैं फिर? जी सर, पहले तो यही बहुत बड़ा अलमिया है कि आपके जो कोचेस हैं वो कैसे लगते हैं, चाहे वो बॉलिंग कोच हैं चाहे वो मेंटोर्स हैं, इनको लगाने का क्राइटेरिया है, किसके साथ क्या बात होती है, किसके कहने पे लगाया जाता है, किस वजह से लगाया जाता है, ये सारे क्राइटेरिया ही गलत है। उसके बाद पे तो चले कोचिंग वगैरह पे सारा बाद में आते हैं, आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। सर हम भी तो यही कह रहे हैं आपको, हम और क्या कह रहे हैं। आप मैं बैठ के इस जियो के प्लेटफॉर्म से हमने लोगों को सब चीजें बता दी हैं। हर टूर्नामेंट की कहानी है ये, हर टूर्नामेंट में इनकी पिटाई हो रही होती है, हर टूर्नामेंट में हम यही बात कर रहे होते हैं, हर टूर्नामेंट में यही सारी चीजें, आखिरी ओवरों में 10 ओवरों में 100 स्कोर, लेकिन आपको खेलते हुए यही नजर आ रहे हैं। आपको यही बॉलर आप देखेंगे पुराने बॉल पे शाइन 134 पे बॉलिंग कर रहे हैं, वो यॉर्कर्स कंसिस्टेंट लग नहीं रहे। हारिस रऊफ के वही मसले जो है, 2 ओवर वो अच्छे करते हैं, उसके बाद बेवर्ड हो जाते हैं, उनके बाद बिल्कुल प्लान भूल जाते हैं और अंधाधुंध जोर लगाना स्टार्ट कर देते हैं और छिक्के खा रहे होते हैं वो। उसके बाद आप नसीम शाह को भी देखें, उनकी फिटनेस इतनी नीचे चली गई है कि वो उनकी 1-2 ओवर वो भी अच्छे आके करते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट फिनिश, फिटनेस का बहुत इश्यू है। ये 4 ओवर वाली क्रिकेट नहीं है कि आप बस आए, आपने 2 ओवर किए, एक इधर किया, आपकी तो 4 ओवर में भी बहुत पिटाई होने लग गई है। लेकिन 10 ओवर के अंदर आपको सुप्रीम फिटनेस चाहिए होती है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, फोकस चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, आपने पूरी दुनिया से कटना होता है, फिर जाके आप अपने ऑप्टिमम लेवल पे, कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स, आपको कहीं से लगता है कि वो प्रोफेशनलिज्म हमारे प्लेयर्स के अंदर है? इस तरह की बातें हमें पता है मैचेस हारने के बाद होती हैं कि अगर वो नेशनल टीवी पे बैठ के की जाए, अवाम को बताई जाए, तो अवामों का दिल बिल्कुल क्रिकेट और क्रिकेटर से उठ जाए। लेकिन हम फिर भी ख्याल करते हैं। लेकिन वो लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं, या जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठ के इस तरह की सिलेक्शन कमेटी को चूज करते हैं, फिर ये इस तरह की सिलेक्शन कमेटी इस तरह के प्लेयर्स को बार बार चूज करती है, तो रिजल्ट्स किस तरह जो है डिफरेंस आ सकते हैं। देखिए, रिजल्ट तभी डिफरेंट होते हैं जब आप अपनी हिकमत अमली बदलें, जब आप अपने क्राइटेरिया चेंज करें, एक प्लानिंग लेके आए, जब आप सेम प्लेयर्स के अल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह पे आप चीजें छोड़ देंगे और आप उम्मीद करेंगे कि हाँ यही प्लेयर आपको करके दे दे। 8 दफा ये उम्मीद आपने 7 इवेंट्स में लगाई है और 7 के 7 दफा जो है ना आपको इन 6-7 प्लेयरों ने मायूस किया है। तो इस दफा आप डिफरेंस कैसे, हम तो चाहते हैं कि डिफरेंस आ जाए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन ये स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये प्लेयर्स जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये प्लेयर्स जो जवाब देते हैं सारी दुनिया को, ये प्लेयर्स जिनकी जो परफॉर्मेंसेस है ग्राउंड के अंदर वो जीरो है, लेकिन इनका एटीट्यूड लेवल वहां चले गए हैं कि जिस तरह इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। फिर जब इन लोगों पे तनकीद करते हैं, जब पाकिस्तान क्रिकेट पे तनकीद करते हैं, तो इन लोगों को बुरा लगता है। इन लोगों को बुरा लगता है कि सच्चाई, ये क्यों सच्चाई अवाम के आगे बयान कर रहे हैं ये लोग, चुप करके हमें खेलने दें। इसी तरह पीसीबी में लोग कहते हैं कि चुप करके हमें जो हम चीजें कर रहे हैं, खांचे चल रहे हैं, वो चलने देना, आपको मसला क्या है? नहीं भाई, हमने इस मुल्क से प्यार किया है, हमने इस मुल्क की क्रिकेट से प्यार किया है, अच्छा खेला बुरा खेला, हमेशा मुल्क के लिए अच्छा करने की कोशिश की। और जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस, इस तरह के प्लेयर्स को और वो बार बार मुल्क की क्रिकेट को जो है ना दागदार करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, अंडर परफॉर्म करते हैं, और वो जो टीम हार्मनी है उसको डेवलप नहीं करते, कप्तानियों के नशों में आके एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रुपिंग करते हैं, एक दूसरे के अंदर पावर के जंग चलाते हैं। जब ये और सुनते हैं दिल खून के आंसू रोता है। हम भी एक अवाम है, अब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते नहीं है, अब हम एक अवाम है जिसको क्रिकेट का नॉलेज है। और बिल्कुल ये सारी फ्रस्ट्रेशन इस टाइम अवाम की फ्रस्ट्रेशन, लास्ट टाइम कुछ डिसीजंस ऑन द कार्ड थे वर्ल्ड कप के बाद, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने, आकिब जावेद ने वो डिसीजन नहीं लिए, इसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिर वही हाल है कि एक और इवेंट आ गया, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस वही पुरानी। अहमद शहजाद साहब ने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, और जाते जाते मैं सिर्फ अहमद शहजाद साहब को यही कहूँगा, अहमद शहजाद साहब तो इधर उधर की ना बात कर, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, मुझे रहबरी का सवाल है। तो बहुत कुछ कह दिया, ना कहते हुए भी अहमद शहजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। यही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक बार फिर टीम पाकिस्तान जो है वो दुआओं की तलबगार है, क्योंकि 2 दिन पहले जब मोहम्मद रिजवान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए न्यूजीलैंड के मैच से पहले, तो वो ये कह रहे थे यार मसाइल हैं और हमको समझ नहीं आ रहा कि हम
मैच को फिनिश क्यों नहीं कर पा रहे, हम सबसे पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं और आवाम से कहेंगे कि हमारे लिए दुआ कीजिए। तो अब दुआओं की ज़रूरत है और यही आज का हमारा ये प्रोग्राम है। पाकिस्तान टीम के लिए नए ख्वाहिशात कि पाकिस्तान 23 तारीख को मैच जीत कर टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन को जो है वो बेहतर करे और टूर्नामेंट में रहने का जो जवाज़ है उसको कामयाबी के साथ पैदा करें। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।